ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोट पड़ रहे हैं मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर। छत्तीसगढ़ में बस्तर में वोट डाले जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि हर एक सीट पर चर्चा हो जाए। शुरुआत मंडला से कर लेते हैं। प्रेम व्यास जी, क्या गोंगपा का खेल तो नहीं बिगाड़ रही है यहाँ पर? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। और दूसरी चीज है कि जो हमने विकास किया है वो सभी सीटों पर, 29 सीटों पर है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात करी थी, और दूसरा, जब भी वोट डाले जाएंगे तो राम को देख कर डाले जाएंगे। राम, आर फॉर राष्ट्रवाद, ए फॉर अन्नदाता, एम फॉर माइनॉरिटी मेजोरिटी और सभी का विकास। तो निश्चित रूप से वो मंडला सीट पर भी है, वो कमलनाथ जी की सीट पर भी है, वो जबलपुर की सीट पर भी है, और वो भारत की जो 102 संसदीय क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से सभी सीटों पर हम आशान्वित है कि मध्य प्रदेश की इस बार पुनः हम 28 फग्गन सिंह कुलस्ते जो अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं, क्या उनके लिए इतनी ही आसान है ये राह जो आप बता रहे हैं? देखिए, सकारात्मकता ये होती है कि किसी सीट पे किसी वजह से अगर आप पूर्व का चुनाव हारे हो तो उसके बाद में सार्थकता के साथ में उस ओर कदम उठाना, विकास के पथ पर अग्रसर होना और उस सीट को पॉजिटिव सकारात्मकता की तरफ परिवर्तित करना, और ये हम कर चुके हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो रामपुरा, जहां पर लगभग 70 से 80% मुस्लिम क्षेत्र है, उसके बाद भी हम वहां जीते। आजमगढ़ जीते। मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो धार में 1 वोट से हम जीते थे, उसके बाद में हमने बढ़ाने का कार्य करा। तो निश्चित रूप से जो गतिविधियां और अवरोध और जो झूठ प्रेषित किया गया था लोगों के मध्य में, उसको दूर कर दिया गया, और अभी का जो रिजल्ट आएगा निश्चित रूप से ऐतिहासिक मतों से वहां जीत प्राप्त करेंगे। ठीक है, वो तो भविष्य की बात है, वो भविष्य की गर्द में। अभी शैलेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। लौटती हूं मैं प्रेम व्यास जी आपके पास। शैलेंद्र पटेल जी, एक तो ये बताइए कि गोंगपा का जो फैक्टर आया है, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचेगा? और अगर मैं बालाघाट की बात करूं तो कंकर मुंजारे बीएसपी से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उसका कितना नुकसान कांग्रेस को होगा? देखिए, पहले मैं मंडला की सीट की बात आ जाऊं। जैसा कि आपने कहा है कि फग्गन सिंह कुलस्ते वहां पे अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उनके सामने ओंकार सिंह मरकाम है। और ओंकार सिंह मरकाम के बारे में आप सभी जानते हैं कि जमीन से खड़े होकर 4 बार के लगातार विधायक रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आदिवासियों का चेहरा है। और कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस वर्ग को प्रमोट करते हुए उन्हें एआईसीसी तक प्रमोट किया है। जमीन से जुड़े व्यक्ति, निश्चित रूप से इस बार जो मंडला का रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। आप बालाघाट की जहां तक बात कर रहे हैं, जहां पर कंकर मुजरे खड़े हुए हैं चुनाव में बसपा की ओर से, लेकिन वहां पर आप देखिए उनकी पत्नी कांग्रेस से विधायक हैं और वो अपना धर्म निभा रही हैं। और निश्चित रूप से जो बालाघाट की स्थिति है, वहां पे सम्राट सकरवार जी अच्छे मतों से वहां पे जीत रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हम बात करें, शुरुआत में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ और उन्होंने प्रयास किए, लेकिन जैसे कि मध्य प्रदेश की तासीर है, यहां पे 2 दल के अलावा तीसरा दल अभी तक स्थापित नहीं हो पाया। पूर्व में बीएसपी ने, समाजवादी पार्टी ने, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रयास तो किए, लेकिन यहां की जनता या तो कांग्रेस के साथ जाती है या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है। और इस हिसाब से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो एक पहले बड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं घट कर आ गया है, उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क कांग्रेस के ऊपर नहीं आएगा। सत्यप्रकाश जी से मुझे समझ लेना चाहिए इस चीज को, वो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और आंकड़ों का जिक्र जो आप कर रहे थे शैलेंद्र जी, वो आंकड़ों में भी दिखता है कि बसपा और गोंगपा, अगर मैं 2019 का छिंदवाड़ा में, बालाघाट में, मंडला में देखती हूं तो मंडला में तो उम्मीदवार नहीं था बसपा का, लेकिन गोंगपा को 3.22% मिला था, और बालाघाट में गोंगपा को 0.63% और छिंदवाड़ा में 0.38%। ये गोंगपा का आंकड़ा है। सत्यप्रकाश जी, आप विश्लेषण करके बताइएगा कि क्या कोई प्रभाव दिखता है? बालाघाट और मंडला दोनों को एक साथ ले लेते हैं। देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो प्रभाव है वो आदिवासी वोटर्स पर है। हाँ। अगर बात की जाए, सीधी से मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, सीधी में इस पार्टी के कैंडिडेट कौन है? इस पार्टी ने भाजपा के जो पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा में सांसद थे, उनको टिकट दिया है। हाँ। मैंने आपसे पिछले टर्न पर कहा था कि जो सीधी में कांग्रेस फाइट में दिख रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण है। देखिए, कभी इस पार्टी के एमएलए रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जब दोनों एक राज्य थे 2000 के पहले, तो इस पार्टी के एमएलए हुआ करते थे। तो ये पार्टी कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाती है जिसका बेस ट्राइबल वोट है। देखिए, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, देखो मंडला का भी जिक्र हुआ, कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जो जिक्र किया। देखिए, मंडला का मैं देखता हूं कि मंडला में अराउंड 57% ट्राइबल वोट है।
कांग्रेस का जो आधार हुआ करता था 2000 के पहले, जब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, तो ये आदिवासी वोट बड़ा आधार था। लेकिन 2003 के इलेक्शन में जो मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस हुए, उसने कांग्रेस को बड़ा झटका इस कम्युनिटी के रूप में दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और लगातार आप देख रहे हैं कि उनका जो पलायन कह सकते हैं या मूव कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा। लेकिन इस कम्युनिटी की कीमत 2018 में दोनों पार्टी ने जानी। मतलब आप कह रहे हैं कि सत्यप्रकाश जी, अगर फायदा होगा तो बीजेपी को होगा, नुकसान होगा तो कांग्रेस को होगा। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट। मैंने कहा कि गठबंधन प्रदत्त पार्टी उस व्यक्ति कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाएगी जो आदिवासी वोट पर अपना फोकस किए या उस पर आधारित है। तो जो आदिवासी वोट अगर गठबंधन पार्टी की तरफ चला जाएगा तो निश्चित रूप से उस कैंडिडेट को, ये भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, इवन कांग्रेस को भी हो सकता है। लेकिन मुझे अभी जो हालात लग रहे हैं, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान के हालात लग रहे हैं, एक्सेप्टिंग सीधी सीट। ठीक है, शेड्यूल पर शिफ्ट हो जाते हैं। शेड्यूल पर मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ सांसद और जो एमएलए हैं, कांग्रेस के 3 बार के एमएलए हैं फुंदेलाल मार्को, इनके बीच मुकाबला है। जी जी जी, देखिए शहडोल में आपको याद हो, इनके पिता जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट हैं दलवीर सिंह जी, वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा हुआ करते थे। वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी मां भी कांग्रेस से एमपी रही हैं, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार हैं। वहां पर जो मामला है, राज परिवार से, वो एक्स रॉयल फैमिली से आती हैं। देखिए, एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि रॉयल फैमिली के प्रति जो लोगों का रुझान है वो लगातार घट रहा है। देखिए, मैं बड़े 2 एग्जांपल मध्य प्रदेश के दे रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी फैमिली की परंपरागत सीट, यानी पॉकेट बोरो कहा जाता था गुना को, चाहे वो उनका परिवार का सदस्य किसी भी पार्टी से लड़ा हो, जनसंघ से लड़ा हो, कांग्रेस से लड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी से लड़ा हो, लेकिन जीत चाहे विजयादित्य सिंधिया रही हो, माधवराव सिंधिया रहे हो या ज्योतिरादित्य रहे हो, उनको मिली। लेकिन उनको भी लगभग 1.25 लाख वोट से ऊपर वोट से 2019 में हार मिली। आप देखिए जयवर्धन सिंह को देखें, वो भी रॉयल फैमिली से आते हैं, वहां देखें आप, उनकी जीत का अंतर लगातार घट रहा है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, एक रिएक्शन ले लेते हैं कांग्रेस और बीजेपी से। शहडोल सीट पर कांग्रेस से शैलेंद्र पटेल जी जुड़े हैं। शैलेंद्र पटेल जी, हिमाद्री सिंह जिन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, हिमाद्री सिंह अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी। दूसरी बार उन्हें मौका दिया गया है, कितना चुनौतीपूर्ण इसे मानते हैं? देखिए, मैं सत्यप्रकाश जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। नोटा वाली बात पे भी एक बार मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अभी आपने जो बात शहडोल लोकसभा की है कि जो उन्होंने अभी बताया है कि हिमाद्री सिंह रॉयल फैमिली से थी, दलबीर सिंह कांग्रेस पार्टी से थे और लगातार एक कांग्रेस का बहुत से लोग उनसे जुड़े हुए थे। पिछले चुनाव में उनको 3 एडवांटेज मिले। बीजेपी कांग्रेस का जो एडवांटेज पार्टी का मिला वो तो मिला ही मिला, राज परिवार का होने का भी एक एडवांटेज था, साथ में कांग्रेस के जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उनका भी उनको एडवांटेज मिला, इसलिए मार्जिन बहुत बड़ी थी। लेकिन इस चुनाव में आपने देखा होगा प्रचार के दौरान कि वो सब चीजें छोड़ के अपनी विधानसभा में ही काफी कुछ टाइम तक उलझी रही और काफी समय उन्होंने वहां पर दिया पूरी लोकसभा की जगह। कहीं ना कहीं उनको ये डर था कहीं मैं अपनी लोकसभा के अंदर अपनी विधानसभा ही लूज ना कर जाऊं। इसलिए चुनाव है जो राज परिवार से आज, क्योंकि आजादी के बाद अब समय आगे बढ़ता जा रहा है, जो राज परिवार के प्रति लोगों का भाव रहता था उस भाव में निश्चित रूप से कमी आई है, क्योंकि आज की जनरेशन ने वो राजशाही नहीं देखी है और उतना डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, चाहे वो गुना का आपने एग्जाम्पल ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो, और वही की वही बात शहडोल में भी आकर आती है कि अब वो अट्रैक्शन नहीं रहा है। रही बात अब कामों के प्रति लोगों का वो रहता है, एक तरफ जहां पे चुनाव में फुंदेलाल मार्को जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, जो हमेशा आदिवासी वर्ग की आवाज विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाते हुए आए पिछले 3 बार से, और जनता की एक मुखर आवाज है। जनता कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जीतना पसंद करती है, ऐसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि जो उनकी आवाज उठा सके, और उसमें कहीं ना कहीं फुंदेलाल मार्को का परफॉर्मेंस विधानसभा में देखेंगे और हिमाद्री सिंह का लोकसभा का परफॉर्मेंस देखेंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और इसी कारण शहडोल में कांग्रेस अपर हैंड। प्रेम व्यास जी उन्होंने कारण गिनाए दिए क्यों शहडोल में अपर हैंड है कांग्रेस का। देखिए, दोनों चीजें हैं। जिस तरह से हिमाद्री जी ने काम करा है पिछले वर्षों में, और उसके बाद में महिला सशक्तिकरण की तरफ उनके जो कदम उठाए, धरातल पर आकर उन्होंने कार्य करे, एक राज परिवार से होने के बावजूद
अगर वे जनता के मध्य में सहजता से वहां पर उपलब्ध हो जाती है। आप उसके पूर्व के वीडियोस देखिए, जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि वे अपनी विधानसभा में थे। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद, ये पिछले 3 वर्षों से सतत वे धरातल पर आकर कार्य कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी को धरातल तक पहुंचाने का कार्य, निवास देने की बात हो तो उसमें उन्होंने बहुत सारे नामों का जिक्र करा है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की बात हो तो वहां पर उन्होंने निराकरण करने का कार्य करा है। तो पूर्ण रूप से जमीनी से जुड़ी एक नेता है और निश्चित रूप से इसीलिए हमने कहा है पूर्ण विश्वास के साथ में जनता उनको समर्थन देगी। ठीक है, जबलपुर पर अब चर्चा को शिफ्ट कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूं क्योंकि जबलपुर में दोनों ही चेहरे नए हैं, आपकी तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। क्या यहां पर 27 साल का सूखा खत्म कर पाएगी कांग्रेस, वो भी तब जब दल बदल हुआ है भारी संख्या में? देखिए, मैं दल बदल की बात की शुरुआत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मुहिम पूरे देश में चला रखी है, डर का जो माहौल बना रखा है, कहीं प्रेशर ईडी और सीबीआई का, उन सब बातों को आज के दिन करने का विषय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आज कांग्रेस ने जहां पे कैंडिडेट दिया, एक जमीन से जुड़ा हुआ कैंडिडेट दिया हुआ है, जो कि लगातार छोटे चुनावों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पार्षद के रूप में वो करते आ रहे हैं और लोकसभा तक पहुंचाने का उन्होंने उनका काम किया है। आज जबलपुर में निश्चित रूप से जब हम आंकड़े देखेंगे, विधानसभा की देखेंगे, तो वहां पर एक ही विधायक है और 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि विधानसभा और लोकसभा में अधिकतर जगह रिजल्ट जब आते हैं वो कुछ और मुद्दों के ऊपर आते हैं। जबलपुर पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, राकेश सिंह जो वहां से मंत्री हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं। लेकिन जबलपुर को जो मिलना चाहिए आज भी बहुत से मुद्दा बनाते हो, वो जनता के बीच में मुद्दा क्यों नहीं बनता? देखिए, समय की बात होती है, मैं बड़ी स्पष्ट से कहना चाहता हूं, कई बार समय काल परिस्थितियों में चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं, कौन सी चीज किस समय मतदाताओं को अट्रैक्ट कर जाए, वो एक अलग अलग समय के चुनाव में रिजल्ट्स में आप करेंगे। अब 2004 के इलेक्शन की देखिए, नब्ज की बात अलग है। मैं कह रहा हूं कई बार हो सकता है हमें कुछ उस तरह की बात नहीं ले जा पाए होंगे पिछले चुनावों में, लेकिन आज देश के मुद्दे स्पष्ट हैं कि जो 10 साल पहले जिन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, कि उन्होंने जो नौकरियों की बात की थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज नहीं मिले। आज किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, आज वो नहीं हो पाई। महंगाई के लिए जिस तरीके का प्रदर्शन किया जाता था, आज वो महंगाई हम सबको चढ़ा रही है। तो आज वो सब बातें हो सकता है कभी हम लोग लुभावने हमारे प्रचार प्रसार रहे, लोगों को हम उस चीजों को अट्रैक्ट कर जाएं, लोगों का मत ले पाएं, लेकिन अल्टीमेटली लोग उसके परिणाम को भी देखते हैं। यूपीए गवर्नमेंट को 10 साल का मौका मिला, हो सकता है 10 साल का मौका जनता ने एनडीए गवर्नमेंट को दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिया, लेकिन आज जो मुद्दे हैं रोजगार के तौर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए मनु जी, आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करी थी जिसमें महंगाई की दर को 4 से 6% रखा गया था। मुझे बताएंगे किस समय कोविड काल को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में और उसके पूर्व में लगभग 3.8% तक गई 2018 में, और अभी की 5.2%, और अभी रिसेंट की 6 महीनों की लगभग 4.9%। तो महंगाई दर को लेकर मैंने स्पष्ट कर दिया। दूसरा, इन्होंने कहा रोजगार। निश्चित रूप से निर्मला सीतारमण जी ने पटल पर खड़े होकर जानकारी दी थी ईपीएफओ खातों के बारे में, एम्प्लॉय फंड के बारे में, कि लगभग 11 करोड़ से 27 करोड़ हो चुके हैं, मतलब लगभग 15 से 16 करोड़ रोजगारों का निर्माण हुआ है। उसमें भी जो युवा वर्ग है वो 18 से 25 वर्ष के लोग हैं जो नए जुड़े हैं, वो लगभग 75% है। 22 पहली सरकार है जिसने 22 लाख करोड़ रुपया स्वरोजगार के लिए दिया है। 8 करोड़ मुद्रा लोन दिए, तो क्या रोजगारों का सर्जन नहीं हुआ? जनधन खातों के माध्यम से लगभग 48 से 50 करोड़ खातों का निर्माण हुआ। उसके बाद मुद्रा लोन देने की परिस्थिति में आए। मतलब हमने जो प्लानिंग करी वो धरातल से प्रारंभ करिए, और आज इस परिस्थिति में कि हम उनको लाभ पहुंचाने की परिस्थिति में है, कहां पर कितने लोग उन लाभ से ठीक है। मैं जबलपुर को लेकर एक सत्यप्रकाश जी से भी रिएक्शन ले लेती हूं, फिर छिंदवाड़ा पर आएंगे जो सबसे हॉट सीट है। सत्यप्रकाश जी, एक वक्त पर शरद यादव भी यहां से जीते हैं, उस वक्त में नारा चला करता था जो मैं पढ़ रही थी राजनीतिक इतिहास, कि लल्लू को ना जगदर को मुहर लगेगी हल्दर को। तो वो जबलपुर सीट आज क्या बदलाव आप देख पाते हैं वहां पर? देखिए, मनु, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, वो जब जमाना था तब समाजवादी लीडर्स का जमाना था, और जबलपुर समाजवाद का, बल्कि मैं कहूंगा जबलपुर और सागर दोनों को मिलाया जाए तो सागर समाजवादी राजनीति का बड़ा सेंटर ये देश में माना जाता था, और उसको उभारने का काम शरद यादव जी ने किया था। लेकिन आज का जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने उसमें सेंध लगाना शुरू किया और अपना बेस बनाया।
आरएसएस को वहां डीपली ले जाने का काम किया। लगातार राकेश सिंह का 4 बार या मीनाक्षी जी का चुनाव जीतना ये स्पष्ट करता है कि वहां आरएसएस ने अपनी गहरी पैठ जमा रखी है। अब बात आती है कि वहां की आज जो कैंडिडेटर्स है दोनों पार्टी के रूप में आप देखते हैं कि वहां एक सबसे बड़ा कारण इस समय महंगाई की जो आपने बात की, बेरोजगारी की बात की, 2019 में भी कांग्रेस ने ये दोनों मुद्दे उठाए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने चाहे जबलपुर या देश में भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। यानी कि ये मुद्दे हावी नहीं है। अब कहा यह जाएगा कि अगर कैंडिडेट बेस नहीं रहा, यानी यादव वोट पर हम नहीं कह सकते हैं कि वो शरद यादव का जमाना रहा कि वो उस समय जाति की राजनीति कम होती थी। आज का जो माहौल है वो नरेंद्र मोदी की बेब है, गारंटी की बेब है। इस वेब का फायदा भारतीय जनता पार्टी के मोस्टली कैंडिडेट्स को मिल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, लोकल इशू, कास्ट बेस्ड इशू या कैंडिडेट बेस्ड इशू अगर हावी जहां नहीं करने में अपोजिशन पार्टी कामयाब हो रही है तो ये मान के चलिए वो नेशनल इशू या मोदी की गारंटी पर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को सीट पर जबरदस्त फायदा दिखेगा। ठीक है सर। सत्यप्रकाश जी, लौटूंगी मैं आपके पास। अब छिंदवाड़ा सीट की बात कर लेते हैं, और जो कि सबसे हॉट सीट बनी हुई है। और सबसे पहला रिएक्शन में कांग्रेस के जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल जी से, उनसे लेना चाहूंगी। शैलेंद्र पटेल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा पर खासा फोकस भारतीय जनता पार्टी का भी है, आपका भी है, अब कमलनाथ के मैनेजमेंट पर क्या अमित शाह की जो चाणक्य नीति है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, छिंदवाड़ा की जहां तक बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक पूरे देश में छिंदवाड़ा मॉडल के नाम से मशहूर है, और छिंदवाड़ा में पिछले 40 सालों में जो काम हुआ, अभूतपूर्व काम हुआ, वो बहुत कम लोकसभाओं में पूरे देश के अंदर हुआ उस तरीके के काम। तो छिंदवाड़ा का जो है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछले रिजल्ट को देखती है तो 28-1 का है, तो उनका फोकस छिंदवाड़ा पे ज्यादा था, और उन्हें ये लगता है कि हम शायद नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए अमित शाह का रात रुकना, लगातार मुख्यमंत्री का वहां 10-10 दिन देना, 3-3 4-4 रातें रुकना, और तरह तरह के वहां पे षड्यंत्र और बहुत सारे चीजों का वहां इस्तेमाल होना। लेकिन जनता जागरूक होती है, और जिस तरीके से वहां पे रोजगार का सृजन हुआ है, जिस तरीके से विकास की बातें हुई, क्योंकि बंटी साहू जी का आपके सामने मैं अभी वो जो अपनी बात रख रहे थे वो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि यहाँ पे बेरोजगारी है, उन्होंने कहीं ये नहीं कह पाए कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, क्योंकि उसको वो नकार नहीं सकते। और वहां का जो चुनाव है कि वहां विकास का एक बेहतर मॉडल है, और उस मॉडल को छिंदवाड़ा की जनता लगातार अप्रिशिएट कर रही है, और उसी का परिणाम इसमें आएगा। कांग्रेस निश्चित रूप से वहां पे जीतेगी, कोई वहां पे चिंता का विषय नहीं है उस चीज। ठीक है प्रेम व्यास जी, 10 दिन 2 रातें मुख्यमंत्री रहते हैं वहां पर, अमित शाह वहां पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन कमलनाथ के बारे में कहा जाता है छिंदवाड़ा में कि वो लास्ट के 48 घंटों में भी चुनाव का रुख बदल देते हैं। देखिए मनुज, ये भी देखा था ना, चुनाव का रुख बदलने के लिए एक महामंत्री वहां पकड़ाए थे और लाखों रुपया कैश उनकी गाड़ी में मिला। दूसरी बार एक अश्लील वीडियो प्रसारित करने का प्रयास करा, वो भी वहां पर पकड़ में आया। और उसके बाद में लगभग कांग्रेस कमलनाथ जी के बाद में दूसरे नंबर पर जो जीत के पायदान पर होते हैं वो कमलेश जी होते हैं। और कमलेश जी कांग्रेस का साथ इसीलिए छोड़ चुके हैं क्योंकि रीति और नीति जो कागजों में दिखाई जाती है वो अलग है, और धरातल पर जो है वो अलग है। लेकिन मैंने तो सुना है प्रेम व्यास जी कि आप जो कांग्रेसी आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी आप अकेले प्रचार के लिए भेज नहीं रहे हैं, उनके साथ एक बीजेपी वाला लगा दिया गया है कि कहीं गेम उल्टा ना हो जाए। ठीक है, चर्चा को आगे लगातार हम करते ही रहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज बड़ा दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर धड़ल्ले से वोटिंग जारी है, और हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि सबसे पहले मतदान, बाकी सारे काम बाद।